morning students. In the last class we had started the unit states of matter, unit 5. Here we discussed some important intermolecular forces that exist between the molecules. Now our main focus in this unit is on gaseous state. तो हम स्टार्ट करते हैं आज से गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए प्रीवियस क्लासेस में आपने कुछ जनरल प्रॉपर्टीज जो है गैसेस के बारे में पढ़ी हुई है कि गैसेस में क्या होता है। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम, गैसेस हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड, दे एक्सर्ट प्रेशर, दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। और ये सब आपने पढ़ा हुआ है। इंटर पार्टिकल जो स्पेस होता है बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल होती है। तो उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम आगे पढ़ेंगे गैसियस स्टेट के बारे में। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें जनरल टर्म में, बेसिक डेफिनेशन में, तो गैसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि गैसेस कैन बी डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसेस कैन बी डिफाइन, नोट डाउन कीजिए बेटा अपनी नोटबुक में सभी स्टूडेंट्स। गैसेस कैन बी डिफाइन एज द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स whose speed आर डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। कि गैसेस क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन है। उन मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे। तो ये हम बेसिक डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं। अब जो 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे गैसेस की वो देखिए जो पढ़नी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले होगी अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। These are the 4 main characteristics of gaseous state। अब हमें ये सभी की जो ये पहली यूनिट है इन्हें हमें की ऐसा यूनिट पता होनी चाहिए। हम सभी बच्चों को इनकी यूनिट अच्छे से ध्यान रखनी है कि गैसियस अगर स्टेट है तो वॉल्यूम के लिए हम वॉल्यूम ऑफ अ गैस किस यूनिट में मेजर करेंगे, प्रेशर ऑफ अ गैस जो है वो किस यूनिट में मेजर करेंगे, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट हम बात करें अमाउंट ऑफ गैस। तो मास ऑफ अ गैस, अमाउंट ऑफ अ गैस मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। एज यू ऑल नो नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल n किसके इक्वल होता है, गिवन मास ऑफ अ गैस डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अ गैस। तो अमाउंट ऑफ अ गैस कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। नेक्स्ट वॉल्यूम। वॉल्यूम सिंपली हम क्या कहते हैं कि जिस भी कंटेनर में गैस को लेंगे वो कंप्लीट जो गैस है उस कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, ये आपने एक जनरल सी टर्म पढ़ी हुई है वॉल्यूम ऑफ अ गैस से। बट आपको यहाँ पर एक और अगर मैं वॉल्यूम के लिए डेफिनेशन दूँ वॉल्यूम ऑफ अ गैस, आप ये भी कह सकते हैं द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। वॉल्यूम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। या क्या आपको काम आएगा टर्म। तो वॉल्यूम के लिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। और जो अदर यूनिट हम वॉल्यूम के लिए यूज करते हैं वो आप देखिए, ये सारा रिलेशन जो है यूनिट का ये आपको पता होना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर सो इक्वल टू 1000 ml या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और एक आपको ये भी लिखा होता है कई बार सीसी नॉट अ सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक कैपेसिटी, सीसी क्यूबिक कैपेसिटी। तो ये सभी रिलेशन जो है ये आपको आगे इस यूनिट में न्यूमेरिकल्स में ये आपको यूज होंगे कि आपको कोई भी एक पर्टिकुलर गैस की वॉल्यूम दी हुई है अगर आपको लीटर में, तो आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना आना चाहिए किसी और यूनिट में। ठीक है, डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर और सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml भी दिया हुआ है, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। तो ये सभी जो यूनिट है ये आपको ध्यान रखनी है, लर्न रखनी है। इस
तो जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है आप उसमें ऐड करेंगे 273.15, ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है। और अगर आप 273 से भी ऐड करेंगे तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 273.15। तो केल्विन में अगर आपको चेंज करना है तो जो भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन है आप उसमें 273 ऐड कर देंगे। और स्केल आपने वो भी पढ़े हुए डिग्री फ़ारेनहाइट कि डिग्री सेल्सियस में अगर गिवन है तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं, ये सब भी पढ़ा हुआ है। बट इस यूनिट में आपको उसका यूज नहीं होगा, आपको सिर्फ डिग्री सेल्सियस से केल्विन में ही चेंज करना है। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रेशर। प्रेशर क्या होगा? द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये क्या होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। कोई भी गैस उसका हम प्रेशर कैसे बताएंगे कि जिस कंटेनर में वो ली हुई है, जिस कंटेनर में वो फिल है, उस कंटेनर की वॉल्स पे वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो ये क्या होगा? प्रेशर ओवर गैस। अब इसमें देखिए अब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। एज वी मूव टुवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये सबको पता है। और ये आपको रिलेशन भी पता है, 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg इज आल्सो इक्वल टू 76 mm ऑफ Hg। और जिस रिलेशन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस इंस्ट्रूमेंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बिल्कुल सिंपल एक एपरेटस होता है। कैसे? कंटेनर में मर्क्यूरी, कंटेनर में क्या फिल है? मर्क्यूरी। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका क्या मतलब है? एक कंटेनर लिया है जिसमें क्या फिल है? मर्क्यूरी। तो इस मर्क्यूरी के ऊपर क्या डल रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब इसके अंदर रख देते हैं। अब आप देखिए यहाँ से इस मर्क्यूरी पे प्रेशर डल रहा है कितना? 1 एटमॉस्फेयर, जिससे ये मर्क्यूरी जो है इस ट्यूब में राइज करेगी। अब ये मर्क्यूरी इस ट्यूब में राइज करती है और हाइट जो होती है मर्क्यूरी की इस ट्यूब में यहाँ तक आ जाती है। तो ये जो हाइट है H, ये हमें बताएगी कि जितनी हाइट है, ये यहाँ पे होती है 76 सेंटीमीटर। तो जितना प्रेशर इस मर्क्यूरी पे यहाँ से डल रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइज होती है। यहाँ पे क्या है? वैक्यूम। यहाँ इस ट्यूब में कोई भी गैस नहीं है तो यहाँ से कोई प्रेशर नहीं डल रहा। सारा प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे यहाँ पे डलेगा मर्क्यूरी पे, जिससे यहाँ पे राइज होगी कैपिलरी रिएक्शन जैसे। तो ये हाइट जो है ये हमें बताएगी कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। तो यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक कितना है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। और मिलीमीटर में लें तो 76 mm ऑफ Hg, जो कि कितना रहेगा यहाँ पे प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रहेगा? Hdg। H हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम कितना राइज किया है? D डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो मर्क्यूरी यहाँ पे फिल किया उसकी डेंसिटी। G ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। देखिए ये कैसे है? अब आपको पता है तो ये आपने करा हुआ है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है? mg, इंटू ग्रेविटी डिवाइड बाय एरिया।
मास, मास को लिखे अगर इन टर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम टू में डेंसिटी सॉल्यूशन टू ग्रेविटी एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है हाइट इनटू एरिया, एरिया, एरिया यहां से कट गया, तो प्रेशर जो है वो किसके इक्वल आ गया एच डी जी। तो यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम निकाल सकते हैं, कोई भी प्रेशर अगर हमें निकालना है तो हम यहां से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं डी जी। यहां से देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है, क्या जो ये हाइट जो है ठीक है, ये जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर रहे हैं, जो ये ट्यूब डाल रहे हैं इसके ऊपर इन्वर्टेड ट्यूब, इसके एरिया पे डिपेंड कर रही है या नहीं। एक और अगर मैं apparatus लूं यहाँ पे एक और बीकर है जिसमें मरकरी है ठीक है, और इसमें जो इन्वर्टेड ट्यूब डाली है उसका जो एरिया है वो इस ट्यूब से ज्यादा है और वो इससे ज्यादा ब्रॉड है, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होगा या एरिया से चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए जब आपने रिलेशन किया तो जो प्रेशर है नॉट डिपेंड्स ऑन द एरिया, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो इन बोथ द एपरेटस, इन बोथ द ट्यूब जो हाइट होगी वो सेम रहेगी, हाइट कितनी होगी 760 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, एरिया से चेंज नहीं होगी। आप इससे पतली ट्यूब भी लोगे जब भी हाइट कितनी राइज करेगी 760 mm ऑफ एचजी, जो एरिया है इसका इस पे डिपेंड नहीं करेगा ठीक है, प्रेशर जो होगा जो ये एच है यहाँ पे जो प्रेशर है वो सारा के सारा किसके इक्वल है एच के, जो भी हम मेजर कर रहे हैं। तो ये सिंपल एपरेटस बैरोमीटर फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपको अगर किसी गैस का प्रेशर मेजर करना है, गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर, मैनोमीटर, तो वो देखिए कुछ किस तरह से होता है, ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट समझना है एपरेटस के लिए ठीक है, ये आपको ध्यान तो इसमें आपको यूनिट रखनी है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनोमीटर से पहले अगर मैं कुछ और यूनिट्स की बात करूं, सम अदर यूनिट्स फॉर मेजरिंग प्रेशर, तो ये तो हो गया वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ एचजी और 760 mm ऑफ एचजी। ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वन एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल या फिर 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और एक और यूनिट आप यूज करते हो बार, बार में भी यूनिट यूज करते हो आप, वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 बार। ये सभी आपको ध्यान रखनी है। और एक यूनिट होती है टोर, उसमें कितना होता है वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टोर। तो ये सभी यूनिट्स आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेशर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसियस स्टेट की, जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर आपको एटमॉस्फेयर से पास्कल में चेंज करना है या पास्कल से एटमॉस्फेयर में या किसी और यूनिट से, तो आपको विदाउट एनी मिस्टेक वो क्वेश्चंस करने हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि मैनोमीटर, किसी भी गैस का जो प्रेशर मेजर होता है किस हेल्प से मेजर होता है एपरेटस मैनोमीटर। तो वो देखिए आप किस तरह से होता है वो एपरेटस। मैनोमीटर, इसमें आप जिस गैस का प्रेशर मेजर कर रहे थे वो कुछ इस तरह का सेटअप होता है, एक बल्ब होता है, गैस, यहाँ पे गैस, अभी ये यहाँ से इसको उसमें लगाए हुए कि यहाँ से बंद है अभी, और इसमें फिल करते हैं मरकरी। यहाँ पे क्या है मरकरी, मरकरी है ठीक है।
अब एक एपरेटस होते हैं कि जहाँ पे ये जो लोकल लिंक होती है ये क्लोज होती है, और एक इस तरह का भी एपरेटस होता है जहाँ पे ये वाली जो लिंक होती है ये ओपन होती है। तो ये वाला जो एपरेटस होता है ये होता है क्लोज्ड लिंक मैनोमीटर, और ये होता है ओपन लिंक मैनोमीटर। तो अब देखिए बिल्कुल आसान है। अब जैसे ही देखो अभी लेवल बराबर है, यहाँ पे कोई भी गैस नहीं है, ये वैक्यूम है यहाँ। अब अगर इसको ओपन करेंगे तो गैस जो है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जितना गैस का प्रेशर होगा उतना मर्क्यूरी का लेवल इस लोअर ट्यूब में राइज करेगा। अब अगर ये ओपन है और यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट कर रही है गैस, तो मर्क्यूरी का लेवल इतना राइज हो गया इस ट्यूब में। तो जितनी ये हाइट है h, वो कितनी है जितना इसने प्रेशर एक्सर्ट किया है गैस ने। तो यहाँ पे जो गैस का प्रेशर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, h का। और ये किससे निकालेंगे हम, ये किसके इक्वल होगा, h d g। d डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो इसके अंदर हमने लिया है उसकी डेंसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h जो हो गया ये हाइट। जितनी राइज हुई है, कितनी मर्क्यूरी राइज होगी, जितना यहाँ से गैस प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। यहाँ से ये जो लिंक क्लोज है और यहाँ पे वैक्यूम है, कोई गैस नहीं, तो यहाँ से कोई प्रेशर नहीं, तो यहाँ पे सिंपली क्लोज लिंक मैनोमीटर एक सिंपल एपरेटस जिससे हम किसी भी गैस का, किसी भी फ्लूइड का जो है प्रेशर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात आते हैं ओपन। जब ये यहाँ से ये ओपन है तो यहाँ से क्या डर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यहाँ पे गैस। अब इसमें दो केस है, देखिए अगर यहाँ पे एक केस ये कि यहाँ पे मर्क्यूरी राइज होगी, ठीक है, और सेकंड केस आपका ये वाला है कि ऐसा हो सकता है ओपन है, यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कि मर्क्यूरी इस ट्यूब में राइज हो गैस। अब आप यहाँ पे फर्स्ट केस में देखिए, पहले अगर मर्क्यूरी का लेवल बराबर है तो दोनों साइड से प्रेशर जो है वो इक्वल है, गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और यहाँ से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डर रहा है बराबर है। बट आप इस डायग्राम में देखिए, अगर इस ट्यूब में यहाँ पे मर्क्यूरी ज्यादा राइज कर रही है, इट मींस गैस से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट कर रही है गैस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। गैस यहाँ पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है मर्क्यूरी पे, तभी जो मर्क्यूरी का लेवल है इस ट्यूब में राइज कर रहा है। अब ये गैस जो है कब तक प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस मर्क्यूरी पे, जब तक इसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो प्रेशर डल रहा है और जो मर्क्यूरी यहाँ पे राइज करी है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी उस पे, जब तक वो बराबर ना हो जाए, ठीक है ना। देखो शुरू में लेवल बराबर था, अब यहाँ पर आप देखिए शुरू में यहाँ पे इतना था, अब मर्क्यूरी इस ट्यूब में ज्यादा राइज कर रही है, इसका मतलब प्रेशर जो है गैस का, इस केस में अगर हम बात करें गैस का प्रेशर जो है ज्यादा है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट क्लियर है सबको। अब ये प्रेशर यहाँ पे कब तक एक्सर्ट होगा, ये यहाँ पे अगर आके स्टॉप हो गया, ये गैस जब तक प्रेशर एक्सर्ट करेगी यहाँ पे, जब तक यहाँ से तो देखिए गैस एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, जब तक ये वाला जो प्रेशर यहाँ से कौन सा प्रेशर डर रहा है, रिवर्स डायरेक्शन प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और साथ साथ जितनी हाइट राइज हुई है मर्क्यूरी की, ये h, ये वाला प्रेशर जितना हाइट राइज हुई है तो वो भी यहाँ पे प्रेशर, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तब ये राइज करना यहाँ से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ गैस किसके इक्वल होगा, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस h, जितना ये हाइट से जितना मर्क्यूरी राइज हुई है उससे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो किसे निकालेंगे, h dg। तो इस केस में तो आप गैस का प्रेशर ऐसे निकालोगे। अब आप इस केस में आइए, यहाँ पर आप देखिए अगर यहाँ पर शॉर्टर लिंब में मर्क्यूरी का लेवल ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ गैस, और यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब तक प्रेशर एक्सर्ट करेगा गैस पे, यहाँ से प्रेशर
कि आपको खुद से डायग्राम दिया और आपको गैस का प्रेशर मेजर करना है। ये जस्ट एक इंस्ट्रूमेंटल आपको पता होना चाहिए एपरेटस का कि किस एपरेटस से कैसे प्रेशर मेजर किया गैस का। ठीक है, तो प्रेशर के लिए जो यूनिट्स मैंने लिखवाई है वो स्पेशली आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम इसमें स्टार्ट करते हैं गैसियस लॉज। Gaseous laws, those relationship which describe the behavior of a gas are known as gaseous laws. Relationship which describes the behavior, general behavior of a gas, known as gaseous laws. इन laws में हम यही प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये तीन। इनमें इनको पढ़ते हुए हमें ये ध्यान रखना है इन तीनों में से हर बार जब हम किसी लॉ को पढ़ेंगे कोई एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से किसी एक को कांस्टेंट रखना है और जो बाकी दो प्रॉपर्टी है उनको वेरी करना है। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हर लॉ में नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस के वो फिक्स्ड है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस फिक्स्ड है। तो हर बार हर लॉ में हम यही लाइन लिखेंगे, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस, इट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस नॉट चेंज, कांस्टेंट रहेगी। और साथ ही साथ एक और इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट रहेगी, आइदर प्रेशर, वॉल्यूम या टेम्परेचर। ठीक है, तो वो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, हेडिंग डालिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बहुत ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आप इजीली इसके न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे और जो इसके ग्राफ मैं समझाऊंगी वो भी आप बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, देखो बॉयल्स लॉ, सबसे पहले तो आप इसमें ध्यान रखना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ स्टडी हुआ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature volume of a given mass of a gas, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. Keeping temperature constant, keeping number of moles constant, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure. Proportionality साइन यहाँ से चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा K। प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से चेंज करेंगे तो कांस्टेंट लगेगा K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहां से हमारे पास एक और रिलेशन निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ। फर्स्ट बॉयल्स लॉ डिफाइन इन टर्म ऑफ दिस इक्वेशन, सेकंड बॉयल्स लॉ कैन आल्सो डिफाइन एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर product of pressure and volume becomes constant. Keeping temperature constant, product of pressure and volume becomes constant. Clear? Next अब आप देखिए at temperature T, pressure है P1, volume है V1। ठीक है, अगर आप प्रेशर चेंज करोगे, आपने प्रेशर चेंज किया P2, तो वॉल्यूम चेंज हो गई V2। अब आप इनिशियल कंडीशन पे अगर बॉयल्स लॉ लगाते हो तो आप बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ P1 V1 बिकम्स कांस्टेंट। और फाइनल कंडीशंस पे बॉयल्स लॉ लगाते हो तो प्रोडक्ट ऑफ P2 V2 बिकम्स इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर तो डिफरेंट कंडीशंस पे हम पढ़े तो बॉयल्स इक्वेशन क्या कहती है? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। दिस इज बॉयल्स इक्वेशन। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन दोगे? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन
लेयर में है, जितना ज्यादा प्रेशर उस पे एक्सर्ट करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो कम होती चली जाएगी उसकी प्रेशर, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होने चाहिए। प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम होती जाएगी। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ पीवी कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ से के यहीं पे रखना है तो प्रेशर को यहाँ लेके जाएंगे तो पीवी क्या हो जाएगा कांस्टेंट। और डिफरेंट कंडीशंस पे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये इक्वेशन आपकी न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। अगर आपको इन 4 में से ठीक है एक वेरिएबल आपको कैलकुलेट करना होगा और 3 जो वेरिएबल है आपको गिवन होगी तो आप किसी एक को निकाल सकते हो। आपको उस न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्या कांस्टेंट गिवन है, टेम्परेचर कांस्टेंट है या प्रेशर कांस्टेंट है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको ये लो लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। जितनी भी अभी हमने इक्वेशन पढ़ी है उन सब के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ये पढ़ा आपने प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर और 1/v डायरेक्ट रिलेशन आ गया यहाँ पे P इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन टाइम K 1/v, तो इक्वेशन होगी y mx, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx, y एक्सिस पे प्रेशर, x एक्सिस पे 1/v, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप क्या होगा K, स्लोप होगा कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से आएगा। टेम्परेचर T पे, वो ये टेम्परेचर है T1 जिस पर ये बात की गई है कांस्टेंट है। अगर आपको किसी और टेम्परेचर पर ग्राफ आप कर रहे हैं T2 पे तो इस तरह की लाइन है, और किसी एक और टेम्परेचर पे आपने कहा तो ये है T3। अब आपको इस टाइप से पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा टेम्परेचर कम है और कौन सा ज्यादा है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखो इस चीज के लिए आपको एक इक्वेशन और याद होनी चाहिए, वो आगे आएगी अभी, लेकिन मैं अभी पहले ही बता रही हूँ आपको। एक इक्वेशन ये याद होनी चाहिए PV इज इक्वल टू nRT, ये होती है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, PV nRT, n नंबर ऑफ मोल्स, R आप पढ़ेंगे अभी आगे आएगा गैस कांस्टेंट। अब आप इसमें देखिए कैसे करना है आपको, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इस कंडीशन में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो P nRT 1/v ये सभी कांस्टेंट है। तो इसको मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि जो कांस्टेंट K है वो किसके इक्वल है nRT, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यहाँ से आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, यहाँ पर स्लोप क्या है K, इस स्लोप को हम निकाल रहे हैं इस इक्वेशन से। इस स्लोप को देखिए PV इज इक्वल टू nRT से हम निकालेंगे n कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो प्रेशर और V अगर हम निकाल लेते हैं 1/v, तो ये जो nRT है ये कांस्टेंट हो गया। इसके साथ अगर कंपेयर करो तो ये जो है यहाँ पे K कांस्टेंट है, तो K इज इक्वल टू nRT, K का रिलेशन डायरेक्ट आ गया टेम्परेचर के साथ, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। K क्या है यहाँ पे स्लोप, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। देखो इस लाइन का स्लोप है इतना, इसका इतना और ये यहाँ पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा स्लोप होगा। तो इस केस में अगर हम बताएं तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ये पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, वैसे बुक में यहाँ पे T1 T2 और T3 लिखा हुआ है, तो T3 इज ग्रेटर देन, वो आपको यहाँ मेन आपका फोकस यहाँ होना चाहिए बस, कि जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा टेम्परेचर। यहाँ से देख लीजिए K रिप्रेजेंट द स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टेम्परेचर लो या हाई है। ये ऑर्डर आपसे MCQ क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और ये जो ग्राफ प्लॉट किया मैंने प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये कौन से ग्राफ है, आइसोथर्मल कर्व। ये सारे कर्व कैसे हैं, आइसोथर्मल कर्व्स। ठीक है, एक तो हो गई इस इक्वेशन से, एक आपने पढ़ा है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसे भी हम बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। PV प्रोडक्ट ऑफ PV, प्रेशर और वॉल्यूम, कुछ भी यहाँ पे लिख लो, चेंज ही नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ PV क्या है, कांस्टेंट, नो चेंज, पैरेलल टू x एक्सिस। ये टेम्परेचर T1 पे है,
किसी और टेम्परेचर पे T2 पे ये है और किसी और टेम्परेचर T3 पे आपकी ये वाली लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो इसमें भी आपको सेम वही केस होगा, ये ध्यान रखना है आपको, T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। कांस्टेंट क्या है टेम्परेचर, आपको पता है PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना PV होगा, तो यहाँ पे भी यही रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखिए, और अगर हम सिंपल ऐसे बात करें प्रेशर और वॉल्यूम, तो ये बताओ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर होगा, जितना कम प्रेशर होगा उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी। इस तरह से हम बताएं तो हाइपरबोला इस तरह से है। और इसमें भी अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे बनाते हो, एक और ये T1 T2 T3, तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, इस कर्व में भी इस तरह से होगा। तो ये सभी जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी है, बॉयल्स लॉ की। और एक इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे आपको पता लग गया यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है कि सी लेवल से जो हाइट पे जाती है, एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, अगर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वॉल्यूम ज्यादा, एयर जो है ज्यादा स्पेस में फैलेगी, वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो एयर बिकम लेस डेंस। एयर क्या हो जाएगी, एयर बिकम लेस डेंस। कम डेंस होगी तो कम अवेलेबल होगी ब्रीथिंग के लिए। हाइट पे जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम। प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम ज्यादा होती है एयर की। ज्यादा वॉल्यूम होने से जो ऑक्सीजन है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में वो कम अवेलेबल होती है ब्रीथिंग के लिए, ज्यादा स्पेस में फैल जाती है। तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है उनको, जो हाइट्स पे जाते हैं। दैट्स व्हाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, बिकॉज एट हायर एल्टीट्यूड एयर बिकम लेस डेंस। तो इसको आप बॉयल्स लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। ये क्वेश्चन आता है एप्लीकेशन पार्ट में, लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए। व्हाई माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम एट हायर एल्टीट्यूड। तो आप कैसे बताएंगे, एट हायर एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, so that's why air become less dense. Density is directly proportional to pressure. ठीक है, तो air become less dense, less available for breathing, कम available होती है, that's why they carry oxygen cylinder with them. तो ये आपका एप्लीकेशन पार्ट करना। और ये फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, बॉयल्स लॉ, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ, बॉयल्स लॉ। तो सेकंड लॉ हम स्टार्ट करते हैं, चार्ल्स लॉ। सेकेंड लॉ है चार्ल्स लॉ। देखिए, इस लॉ में कांस्टेंट है प्रेशर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर में, और नंबर ऑफ मोल्स इसमें भी क्या रहेंगे, गैस के कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, ये भी क्या है, कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, keeping pressure constant, volume is directly proportional to T. Volume of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर हम करेंगे, जो वॉल्यूम है गैस की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ये आपको माइंड में ध्यान रखना है, प्रेशर चेंज नहीं करना। इन सभी लॉज को मैंने पहले बताया, जब भी हम पढ़ते हैं तो कोई ना कोई एक जो क्वांटिटी होगी इनमें से प्रॉपर्टी वो कांस्टेंट होगी। तो कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन, टाइम को कांस्टेंट लगेगा k, 1/t इज इक्वल टू k। और टू डिफरेंट कंडीशंस पे अगर हम इस लॉ को पढ़ें तो हम लेंगे v1/t1 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड t2। तो दिस इज अ चार्ल्स इक्वेशन जो आपको न्यूमेरिकल जिसके पे बेस्ड आपको करने हैं। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। और इस लॉ को, एक तो डेफिनेशन ये हो गई आपको, एक तो आपको इस तरह से सिंपल डिफाइन कर सकते हैं आप
एक आपका इसने जो एक एग्जैक्ट जो इसकी एक्सप्लेनेशन दिया वो किसके बेस पे दिया है वो आप ध्यान से समझिए इसको। देखिए चार्ज के अकॉर्डिंग अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो इसने एक ऑब्जर्वेशन दी है, एक फैक्टर दिया है, उसके बेस पे से क्या कहा है कि वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम क्या हो जाती है बढ़ जाती है। कितने फैक्टर से? वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 1/273 पर डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है, पर डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर किसी भी गैस का, ठीक है, अगर हम जितने टेम्परेचर पे वो गैस है उससे हम 1 डिग्री सेल्सियस उसका बढ़ा देते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कितने फैक्टर से बढ़ जाएगी? 1/273 फॉर इट्स इनिशियल वॉल्यूम। जैसे स्टार्टिंग में अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और वॉल्यूम ऑक्यूपाई की हुई है गैस में V0, अब टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हो तो अब वॉल्यूम कितनी होगी? V0 प्लस V0/273। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ाते हो तो अब वॉल्यूम कितनी होगी? V0 प्लस 2V0 डिवाइड बाय 273। इतने फैक्टर से बढ़ जाएगी इनिशियल वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम अगर टेम्परेचर जैसे 1 डिग्री बढ़ाइए, देखो T डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी? V0 प्लस V0 T डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 273। तो वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस कितनी होगी? V0 प्लस 273। तो ये जो है ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है गिवन बाय द चार्ज इक्वेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा मैं अगर मॉडिफाई करूं यहाँ पर, वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस V0/273 T डिग्री सेल्सियस प्लस V0। इसको कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y = mx प्लस c। y एक्सिस पे बहुत ध्यान से समझना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां बना रही हूं मैं, ये इक्वेशन y एक्सिस पे वॉल्यूम, x टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हुई है गैस में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगी, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करेंगे और अगर हम यहाँ पर लेके आए साइन तक, जहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कितनी है? 0, जो हमने एक्सट्रापोलेट करके फाइंड आउट किया पॉइंट। इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम है 0, ये टेम्परेचर यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? -273 डिग्री सेल्सियस। अब आप इससे निकाल के देख सकते हो, देखो -273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितनी होगी? अगर हम यहाँ पे T डिग्री सेल्सियस की जगह -273 रखते हैं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गैस कितनी आ जाएगी? 0। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर तक किसी ने भी इस तरह से जाके नहीं देखा है कि वहां पर वॉल्यूम जो है गैस की 0 है। ये सिर्फ एक्सट्रापोलेट करके निकाला गया ग्राफ को, एक पॉइंट जहाँ पे जो वॉल्यूम है गैस एक्सपोज टू हैव 0 वॉल्यूम। वैसे भी देखो इस इतने कम टेम्परेचर तक जाके तो गैस वैसे भी लिक्विफाई हो जाएगी। ये जस्ट एक टेम्परेचर स्केल, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट 0। इस पॉइंट को हम बोलते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 या फिर एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस एट विच गैस इज supposed to have 0 volume, volume occupied by a gas is supposed to have 0, become 0, that is absolute 0 या absolute scale of temperature। कितनी वैल्यू? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि इसने एक्सप्लेनेशन दी कि अगर हम किसी भी एक गैस की जो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है 1 डिग्री सेल्सियस राइज करते हैं टेम्परेचर, तो वॉल्यूम 1/273 फैक्टर से बढ़ जाती है। तो अगर T डिग्री सेल्सियस राइज किया है तो वॉल्यूम इतनी बढ़ गई। अब यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम सेम यहाँ पे रख के फॉर्मूला निकालते हैं तो वॉल्यूम जो आएगी गैस की 0 आएगी। तो एट दैट पॉइंट -273 डिग्री
-273 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक्स्ट्रापोलेट करके इस ग्राफ को निकाला गया। इस पॉइंट पे ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वाला जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस। और आपको इसमें जब भी कोई न्यूमेरिकल करना है, आपको केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर यूज करना है, आपको उसमें 273 ऐड कर लेना है केल्विन स्केल के लिए डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, ये आपको पहले से पता ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ। आप सिंपल ये वाला भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसको सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफ प्लॉट करें वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो अब देखिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट से इस तरह से ग्राफ बनाएं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे अगर हम बना रहे हैं, अब अगर यहाँ पे ये इस तरह से अगर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे बना रहे हैं, अब आपको ये फाइंड आउट करना आना चाहिए यहाँ पर कि ये टेम्परेचर P4, P3, P2, P1 ये किस उसमें है, ये ज्यादा है या यहाँ पे P1 ज्यादा है। ग्राफ किस प्रेशर पे, यहाँ पे इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। पर्टिकुलर प्रेशर पे आप बना सकते हो, बट अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे P4 जो है ये सबसे ज्यादा प्रेशर है या सबसे कम है, तो इसको आप उसी ही हेल्प से निकालेंगे जैसे मैंने आपको बॉयल्स लॉ में बताया था। देखिए बिल्कुल आसान है। आप इसमें देखिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V K T, K क्या है कांस्टेंट, y इज इक्वल टू mx। आपने इसकी हेल्प से ये बनाया। y एक्सिस पे वॉल्यूम, x एक्सिस पे टेम्परेचर, m जो है स्लोप जो है वो k के इक्वल है, कांस्टेंट है। अब आइडियल केस इक्वेशन क्या कहती है, Pv इज इक्वल टू nRT। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम किसके इक्वल आ गई, nR डिवाइड बाय Pt। अब ये फैक्टर देखिए कांस्टेंट है। अब आप इसको इससे कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट है तो k किसके इक्वल आ गया, nR बाय P। तो यहाँ पे k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, देखिए अब इसमें जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना स्लोप जो होगा कर्व का वो कम होगा। ज्यादा प्रेशर होगा तो स्लोप कम होगा, और कम प्रेशर होगा तो स्लोप ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए P4 ये लाइन जो है इसका स्लोप सबसे कम है, तो ये प्रेशर सबसे ज्यादा है, और P1 जो है इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम है। तो यहाँ पे आप इजीली बता सकते हो कि P1 इज लेस देन P2 इज लेस देन P3 P4। ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। देखो इससे आपको क्लियर होगा। एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है Pv इज इक्वल टू nRT। वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है आपको, टेम्परेचर ध्यान रखना है बस। n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट और प्रेशर भी कांस्टेंट। तो प्रेशर को भी कांस्टेंट के साथ लिया है, n और r के साथ। ये वाला सारा फैक्टर कांस्टेंट है, तो k किसके इक्वल आ गया, nR बाय P। k और p के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो जितना कम प्रेशर है उतना स्लोप ज्यादा है। तो सबसे कम प्रेशर ये होगा क्योंकि इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, तो P1 सबसे कम है। तो इस तरह से आपको ये पता होनी चाहिए रेंज। काफी इंपॉर्टेंट है बट बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो इजीली। तो इस तरह से आप ग्राफ को आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन पार्ट से आप ये याद रख सकते हो, देखो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना क्या होगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी, तो लेस डेंस होगी। तो इसमें हॉट एयर इज लाइटर देन, या फिर आप ये लिख सकते हो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है, ये बात कि हीट करने से जो एयर है वो फैलती है, एक्सपेंड होती है, लेस डेंस हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। एट एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये तो जितना ज्यादा मतलब हीट होगा, ठीक है, उतनी जो गैस होगी वो एक्सपेंड हो जाएगी, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तभी इसमें आता है कि हॉट एयर बैलून जो होते हैं, हॉट एयर बैलून इज यूज्ड फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। जो वेदर वगैरह की सर्चिंग वगैरह के लिए होती है, वेदर वगैरह का करने होता है उनको सर्च वगैरह, तो उसमें हॉट एयर बैलून यूज करते हैं, ठीक है। उनका अनुमान लगाना होता है तो उसमें हॉट एयर बैलून यूज करते हैं। हॉट एयर बैलून इज लाइटर देन नॉर्मल एयर बैलून, एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स लॉ। प्रेशर कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ में, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
तो ये 2 लॉज हमने पढ़ लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्लास में